तो वो ट्रेड रूट्स वगैरह उन्होंने देखे, एंड ये ट्रेड रूट्स वगैरह बेसिकली फिर उस सब का हिस्सा थे। फिर है कि एम्पायर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर सच एज रोमन एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हेल्प कनेक्ट डाइवर्स टेरिटरीज एंड कल्चर्स लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ गुड्स लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज। ये जो रोमन एम्पायर्स आए थे ये बहुत बड़ी एक एम्पायर थी, और इस रोमन एम्पायर ने डिफरेंट कंट्रीज पे को अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर अपनी मोनोपली, वहां पर अपना जो कल्चर था उसको प्रमोट करवाना स्टार्ट किया। जो कैथोलिक थे, जो चर्च वाले थे, उनकी वहां पर बादशाह चलती रही। उन्होंने अपना स्पिरिचुअलिटी की बेसिस पर लोगों को एक्नॉलेज करवाया कि वो जो है उन्हीं के बेस्टों में रहे। तो ये जो, और सेकेंडली जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, वो भी बेसिकली ट्रेड रूट के लिए बनाई गई थी कि वो चीप रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट कंट्री से, जो लाइक इंडियन है, अफ्रीकन है, इन कंट्री से वो चीप जो है रॉ मटेरियल लेकर आएंगे और एक्सपेंसिव वे में उसको सेल करेंगे। तो ये बेसिकली उसी सब के ग्लिम्पसेस हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इर्तिका जो है वो बहुत पहले से हो चुका है। फिर सेपरेट ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, अगर इसमें मैं सिंपल आपको बताऊंगा, तो आप लोगों ने कहानी तो बात तो सुनी होगी कि कायद ने कहा था कि पाकिस्तान उस टाइम ही बन गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो ये चीज होती है कि जब किसी रिलीजन से बंदा इन्फ्लुएंस होकर या रिलीजन चेंज कर ले, तो ये जो आइडियाज की शेयरिंग होती है, जो नॉलेज की शेयरिंग होती है, जो एक बिल्कुल आइडियोलॉजी की शेयरिंग होती है, इसको ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिनन में लेकर आते हैं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बुद्धिज्म कंट्रीब्यूट टू कल्चरल एक्सचेंज एंड कनेक्शंस बिटवीन डिस्टेंट सोसाइटीज। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो फिर जो रोमन अम्पायर थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी यही उसका मंत्रा था कि उसने जो क्रिश्चियनिटी है उसको ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड करवाना है। और इस्लाम वाला क्या फिनोमिना तक था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन था कि इस्लाम को जो है वो पूरे ही दुनिया में उन्होंने फैलाना भी है, और अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पूरे दुनिया के लोगों तक पहुंचाना, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स बट फॉर ऑल ह्यूमंस। क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये शाह फरमाया था कि मैं जो है तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। तो तमाम जहानों में ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द ग्रुप्स, ऑल द पीपल, या जितने भी रिलीजन के लोग मानने वाले हैं वो सब उसमें आते हैं। तो ये चीजें हैं कि जब हम इन चीज को देखते हैं, अभी बुद्धिज्म को देख लो, इनका जो प्रिमिटिव था, या इनका जो फाउंडर था बुद्धा, तो उसका भी यही नैरेटिव था कि जो बुद्धिज्म है उसको प्रमोट किया जाए। इवन के जो हिंदुइज्म है, वो अभी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो यही है कि हम पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें एक ही मजहब को इन्फ्लुएंस करवाएं, वो होगा हिंदू का। ठीक है। तो ये स्प्रेड ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज भी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो में आता है कि ये ग्लोबलाइजेशन पूरा एक आइडिया है। यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे ना, यहाँ पर आपको समझ लग जाएगी कि टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि जिसने फैसिलिटेट किया, इन सब चीज़ों ने फैसिलिटेट किस चीज़ को किया है? गुड्स को किया है, सर्विसेज को किया है, इंफॉर्मेशन को किया, आइडियाज को किया, पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। तो इन सारी चीज़ें, इन सब की सब चीज़ों को वो वहाँ पर एग्जिस्टेंस मिल जाती है। फिर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, आपने देखा होगा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 17 सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें फिर डिस्कवर होना स्टार्ट हो गई थी। सर्च इंजन आ गया वहाँ पर, व्हील की वहाँ पर डिस्कवरी हो गई, पेनक्रीज की हो गई, और ये मशीन्स वगैरह वहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई। जो ह्यूमन लेबर थी, वो ह्यूमन कैपिटल था, वो कम होना स्टार्ट हो गया, और जो मशीन वर्किंग था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और वो ऐसा इंक्रीज हुआ कि आज वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये जो फैलना है बेसिकली, ये ग्लोबलाइजेशन के सेंस में आता है कि कैसे लोग आइडियाज को कैप्चर करते हैं, लोग कैसे टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, लोग कैसे जो है इनोवेशन की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉलोनियल एरा था उसको वो वहां पर इंस्टॉल हो गया। और जो इंपीरियलिज्म थी, कि जो ब्रिटेन वांटेड टू डेवलप इट्स गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमने अपने बड़ों से काफी ये बात सुनी है कि बर्तानिया का सूरज कभी ग्रूब नहीं था होता, वहां से सूरज शुरू होता था और बस वहां पर ही वो सर्कुलेट करता रहता था। इसका मतलब यही है कि उनकी जो गवर्नमेंट थी, या उनकी जो पावर थी, या उनकी जो मोनोपोली थी, वो नॉट सिर्फ उनके अपने रीजन में थी बल्कि बियॉन्ड द टेरिटरी भी थी, चाहे वो अफ्रीकन स्टेट्स हों, चाहे वो एशियन स्टेट्स हों,
ये सारे के सारे उन्हीं की स्टेट्स उनकी कस्टडी में आ जाते हैं। फिर वर्ल्ड वार होती हैं और ये डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने लग जाती हैं, और ये फिर वर्ल्ड वार्स के इम्पैक्ट्स वगैरह आते हैं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वगैरह बिल्डअप होती है, जिसमें हमने मार्शल प्लान देखा था जो अमेरिका लेकर आया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप था कि यूरोप को हमने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह वर्सा पैक्ट होते हैं, नेटो बनती है। ये सारे अलायंस जो होते हैं, ये सारे पैक्ट्स वगैरह होते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के ही एक अंडर अंडर एगिस होती हैं सब चीज़ें। फिर ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आती हैं, जिसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका जो रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑगमेंट हो जाता है, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर ही एक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम बन जाता है, जो मॉनिटर कर रहा होता है सिक्योरिटी के मामलात को, ह्यूमन राइट्स के मामलात को, रिफ्यूजीज के मामलात को, पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकोनॉमिक अफेयर्स में, सोशल अफेयर्स में। तो ये हिस्ट्री है ग्लोबलाइजेशन की, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आती है, और कि आज ग्लोबलाइजेशन कैसे इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है, अब इस चीज के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती है। व्हाट यू से कि अगर ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा है, और लोग यहाँ से बाहर जाना चाहें, लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर कैसे अभी इतने लोग जो मूव कर गए अदर कंट्रीज में, देन हाउ इट बिकम पॉसिबल। ठीक है, इट बिकम्स पॉसिबल। ये सारी चीजें इसी में ही आते हैं। ये था थोड़ी हिस्ट्री, हमने इसकी पढ़ लिया। हिस्ट्री में हमने सिल्क रोड डिस्कस किया, फिर एम्पायर्स वगैरह को देखा, फिर रिलीजन को देखा कि रिलीजन कैसे जो है ये ट्रांसफर होते हैं। फिर डिस्कवरीज में हमने देख लिया, इंजन देख लिया, मशीन देख ली, मेडिसिन की डिस्कवरीज देख ली। इब्ने सीना को आप पढ़ लोगे, उसकी जो डिस्कवरी है फिजिशियंस में वो बहुत ज्यादा है, ऑगमेंट है। और इसी तरह फिर हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होती है, कॉलोनियल एरा स्टार्ट हो जाते हैं, इंपीरियलिज्म की अप्रोच आ जाती है। फिर वर्ल्ड वार टू में वही जो कॉलोनियल एरा था वो डीकोलोनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लोग आज़ादी की बातें करते हैं, मुल्क आज़ाद होना स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीनेशनल कॉपरेशन हो जाती है। वो जो कंट्रीज जो थी डिप्रेस्ड थी, सप्रेस्ड थी या डिस्ट्रक्शन का शिकार थी, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यूरोप को, अफ्रीकन स्टेट्स को, एशियन स्टेट्स को। फिर ग्लोबल गवर्नेंस में हमने देखा कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था। अब है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जब बात होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड सबसे बड़ा एक फीचर है। इसमें कंपनीज, ये होता है कि पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई कंपनी बनाई है किसी के नाम से, नाइक के नाम से या बुक के नाम से आपने कोई कंपनी बनाई है, नाउ ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आप इधर बैठकर अपनी कंपनी को बाहर रजिस्टर करवा सकते हैं। अमेजोन ने एक, नॉट अमेजोन बल्कि एक दो कंट्री, अगर यूएस एंड यूके की मैं एग्जांपल दूं तो यूएस मींस से कि पाकिस्तान में बैठ कर, पाकिस्तान में बैठकर आप जो है डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इसका जो पहला फीचर है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। कंपनीज कैन ऑपरेट एट ग्लोबल लेवल, यूनिलीवर इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, यूनिलीवर के अगर आप एग्जांपल देखोगे तो पाकिस्तान में दो मल्टीनेशनल कंपनी इस टाइम ऑपरेट कर रही हैं, हाई लेवल पर कर रही हैं, जो ग्रोसरी के इक्विपमेंट्स को देखती हैं। एक यूनिलीवर है और एक पीएनजी है। तो ये बेसिकली एक आई थिंक सो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हांगकांग की है। सो सी कि अब वो कंपनीज रजिस्टर्ड तो हांगकांग में है और स्विट्जरलैंड में है, बट दे आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान आल्सो। सो दिस इज अ बेसिक थिंग्स थिंग दैट ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग अबाउट, कि इंटरनेशनल ट्रेड होती है से। और उसके अलावा अगर आप ये देखो अमेजोन में देख लो, नाउ यू कैन वर्क वाइल सिटिंग इन योर रूम। आप अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर अमेजोन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है जो हमें ग्लोबलाइजेशन ने दी है। इसी तरह एप्पल है, गूगल है, और इस तरह की बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड बनाती हैं, जो सर्विसेज को आपस में शेयर कर रही होती हैं, जो गुड्स को शेयर कर रही होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे होते हैं, जो आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, जो नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं।
तो ये सब चीज़ें हम इसको ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में लेकर आते हैं। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान अदर कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो ये एक टूल है इंटरनेशनल ट्रेड का जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल होता है। सेकेंड है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमने देखा कि जब से ये डीकोलोनाइजेशन का एरा चला है या स्टेट्स आपस में आज़ाद होना स्टार्ट हुई हैं, तो वहाँ से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मजबूत होती गई है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसे ये डिफरेंट कंट्रीज आज़ाद हुई हैं 1947 के बाद की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो पाकिस्तान ने डिफरेंट जो पैक्ट्स वगैरह साइन किए थे, सीटो सेंटो वगैरह, और इसका मेन मकसद ये था, है तो वो डिफेंस पैक्ट थे बेसिकली, लेकिन है उनको टर्म डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया। अब